हाँ भाई साहब, क्या हाल चाल है? ऑल गुड? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के एक्सक्रीशन में आ गए। लास्ट है, लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया। क्या कहा था? 3 दिन में खत्म करवाऊंगा लाइफ प्रोसेस। खत्म हुआ? आज आखिरी 3 दिन है। बल्कि अगर देखोगे तो 24 × 3 करोगे ना, तो 24 × 3 जब करोगे तो उसमें 12 माइनस कर देना, क्योंकि अभी 12 घंटे बाकी हैं। देखो, खत्म हो गया। तो बियॉन्ड टॉपर की तरफ से लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के लिए न्यूट्रिशन चैप्टर। न्यूट्रिशन जो टॉपिक है, न्यूट्रिशन कर रहा हूं, एक्सक्रीशन लिखा है यार, भूल गया कि न्यूट्रिशन लिखा है, एक्सक्रीशन है ये। तो एक्सक्रीशन को जो तुम देखोगे, ये जो पॉइंट है, एक्सक्रीशन है क्या, ये पहले बात समझ लो। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक्चुअल में रिमूवल ऑफ वेस्ट है। क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट है। वो एक गाना देखो गा रहा है, फूल करके गाना गा रहा है। कौन सा गाना गा रहा है वो? फूल और नदियां, चांद सितारे, ये तो मेरे पुराने हैं, ताजा ताजा एक्सक्रीशन आया है, बाकी सब बहाने हैं। तो देखो एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्चुअल में एक्सक्रीशन जो है वो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। तो अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग एक्सक्रीशन में? बहुत जल्दी से देखते हैं। 2-3 चीजें पढ़नी है। एक तो यार इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। एक्सक्रीशन प्लांट में हो रहा है उसको देखना है, एनिमल में देखना है, और ह्यूमन में कैसे हो रहा है वो देखना है। 3 पॉइंट देखने हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। बस इतने ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो प्लांट की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में एक्सक्रीशन क्या है, ये तुम तस्वीर देख रहे हो कुछ। ये तस्वीर तुमको कुछ बता रही है। क्या बता रही है? ये है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको तुम किडनी बोलते हो। ये कौन है? ये किडनी है तुम्हारी। हाँ, ये किडनी है और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इधर देख रहे हो प्लांट में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर इसकी प्लांट का ये स्टेम है, इसमें कुछ गोल गोल लगा है। ये पत्तियां हैं, इनमें कुछ बूंदें गिरी हुई हैं। ये कोई पत्तियां, इसको तुमने तोड़ा तो व्हाइट व्हाइट रंग का दूध जैसा कुछ मटेरियल निकल रहा है। ये सब क्या है? ये वेस्टेज है। किसका? प्लांट का, एनिमल का। तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी रिमूवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। डेफिनेशन क्या बन गई? रिमूवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिख लो यार, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई। इंपॉर्टेंट है, तुमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको तो मालूम है ना क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ all kind of metabolic wastage including nitrogenous waste, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एम आई क्लियर? हाँ, ये डेफिनेशन बनी और ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब चलते हैं आगे। तो एक्सक्रीशन में क्या होने जा रहा है, बहुत तेजी चलेंगे। अब एक्सक्रीशन में देखो भैया, प्लांट के पास तो कोई ऐसा कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता नहीं है जिसकी वजह से कोई एक्सक्रीशन कर सके। तुम्हारे जैसा तो नहीं कर सकता है। तो प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से 2-3 चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और वाटर वेपर्स है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कब प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी रेस्पिरेशन में, दिन में प्रोड्यूस होगी। इट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में तुमको मैंने क्या बताया था? फोटोसिंथेसिस में बताया था CO2 प्लस वाटर
मिल करके ग्लूकोज बना रहे थे, हाँ या ना? तो ये यूटिलाइज हो गया। प्लांट एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज वेल एज वेस्ट ड्यूरिंग द डे, दिन में कुछ और है, रात में कुछ और है। प्लांट गेट्स रिड एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, भैया पानी जो प्लांट में अगर ज्यादा आ गया तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर ऑल गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन वुडी स्टेम। लेंटिकल्स इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ लेगा तुमसे, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो ये कुछ फोटोज लगाई हैं भाई, पुरानी फोटोज हैं जिनको नया करके दिखा दिया मैंने। वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन सेलुलर वैक्यूल्स। प्लांट ऑल्सो स्टोर अ सेम वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी। एग्जाम्पल लीव्स में, बार्क में और फ्रूट्स में कुछ होते हैं प्रोडक्ट। प्लांट्स गेट रिड्स दीज वेस्टेज बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, सम प्लांट वेस्ट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन, जैसे रबर, गम्स, रेजिन, ऑयल्स और एक्स्ट्रा। ये सब जो वेस्टेज है वो ह्यूमन के काम आता है, प्लांट के लिए वेस्टेज है, रहने दो। अब एक ये सवाल आ गया, शुरू चैप्टर हुआ नहीं, सवाल पहले आ गया। ये समस्या कई बच्चों की, सर चैप्टर शुरू नहीं होता, सवाल पहले आ जाते हैं। इतने कठिन सवाल नहीं है बच्चों, बहुत सारे सवाल सिंपल हैं, और ये सारे सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी से एग्जाम्पल से ही लिए हैं और कहीं से नहीं लेके आया हूं। क्या है, द वेस्ट मटेरियल इन प्लांट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ क्या? वाटर के रूप में होगा? नहीं होगा। वाटर के रूप में होगा? नहीं होगा। गम्स रेजिन के रूप में होगा? बिल्कुल होगा। मिनरल्स के रूप में? नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट के रूप में? नहीं होगा। तो आंसर क्या मिला? गम्स एंड रेजिन, सिंपल। दूसरा सवाल एनसीईआरटी में, अरे भैया ये एनसीईआरटी का नहीं है, सीबीएसई में 2021 में पूछा गया था। लो तुम्हारे सवाल है, किताब से आया था, बोर्ड के पेपर में आया था 10th वालों। Which is the among of the following is not removed as is the waste product from the body of the plant? Resin, gums, urea, dry leaves, excess water। बताओ भैया, रेजिन गम्स क्या बोला, विच इज, इसमें से ऐसा कौन है जो रिमूव नहीं होता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट के रूप में? नहीं होता है। रेजिन गम होता है, ड्राई लीव्स होती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती है कि नहीं गिर जाती हैं? वाटर एक्सेस निकल रहा है कि नहीं ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में? अरे भैया ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, तो ट्रांसपिरेशन में वाटर निकल रहा कि नहीं? अरे भैया ये यूरिया सही आंसर है, ये गलत हो गया, ये गलत हो, ये गलत। तो यूरिया इज अ राइट आंसर। क्यों? प्लांट को में यूरिया नहीं होती है, यूरिया हमारे अंदर होती है, तुम्हारे अंदर होती है, ह्यूमंस में होती है। ठीक है, चलो फिर एक सवाल आ गया, क्या है कि मैनी प्लांट वेस्टेज प्रोडक्ट आर स्टोर इन सेलुलर वैक्यूल्स, सही है। आर स्टोर इन रेजिन एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, may be stored in leaves in the fat that fall off, ये गलत है। अब इसमें सही कौन सा है? तो भैया तीसरा गलत है, बाकी सही हो गए। तो पहला और दूसरा देख लो, कहीं दे रहा है क्या? स्पेशली इन ओल्ड जाइलम है ना, ओल्ड जाइलम भी है, तो देखो कहीं दे रहा है क्या? मे बी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, फाइंड द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें आंसर सही है, कोई दे रहा है क्या? पहला और तीसरा, दूसरा सही होना चाहिए। देखो कहीं दे रहा है, हाँ ये दे तो रहा, पहला दूसरा आंसर सही है, बस खत्म। और क्या पढ़ना है इसमें, हो गया। ये भी सवाल तुम्हारा एक बोर्ड का ही है। अब एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पूछ रहा है। देखो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन मैं तुमको बता चुका हूं, फिर भी तुम अभी एक बार देख लो क्या है एक्सक्रीशन डेफिनेशन। द प्रोसेस रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले लिखवा दिया था। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन क्या हो रहा है? डन बाय स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बिल्कुल सही है। कौन सी, क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? किडनी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिख लो जिसको नहीं पता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन का क्या है? किडनी। लिख लो जिसको नहीं पता है, जिसको पता है उसको बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो किडनी लिख लो, नहीं तुम्हारी किडनी में दर्द हो जाएगा। ठीक, द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। डेफिनेशन मैंने तुमको लिखवाई है और ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वो नहीं याद हो रही, ये लिख देना यार, वो याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, उसमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे लेकिन ये 1 नंबर के लिए है। चलो अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते क्या क्या है? तो भैया एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं।
तो क्या क्या हो सकता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? तो देखो, तुमको एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत सब में नहीं पढ़ना है यार, सारे में नहीं पढ़ना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बस कुछ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ने हैं, ज्यादा में नहीं पढ़ने हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में तुमको मैं शुरू से अगर बताऊं तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो खैर पूरे नहीं तुमको पढ़ने हैं, लेकिन कुछ को जान लो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, कुछ को जान लो, बाकी को नहीं जानने की जरूरत है। तो कुछ में क्या आएगा, एक एग्जांपल लेके आते हैं तुम्हारे लिए प्लैटीहेल्मिन्थीज का। प्लैटीहेल्मिन्थीज का नाम सुना है? टैपवर्म, टैपवर्म, हाँ टैपवर्म, टीनियासोलियम यार, टैपवर्म। तो पहला हम लेके आ गए तुम्हारे लिए प्लैटीहेल्मिन्थीज, प्लैटीहेल्मिन्थीज। इसमें लेके आओगे प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या लेके आओगे? प्रोटोनेफ्रीडिया। दूसरा क्या एग्जांपल लोगे तुम? दूसरा ले लो अर्थवर्म, नेफ्रीडिया होता है अर्थवर्म में, अर्थवर्म। इसमें क्या ले लो? नेफ्रीडिया ले लो। ये याद रखना है, पूछे जाने की संभावनाएं हैं तुमसे। बोर्ड में तो तुमसे पूछ ही लेगा, बाकी में पूछे ना पूछे हमें नहीं पता, लेकिन बोर्ड में 100% पूछेगा, ये नोट कर लो। फिर तीसरा ले लो इंसेक्ट ले लो, इंसेक्ट। इंसेक्ट में ले लो तुम मेलपिजियन ट्यूब्यूल, मेलपिजियन ट्यूब्यूल ले लो। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं यार जो तुमको याद रखने पड़ेंगे। कारण उसका ये है कि इन फ्यूचर अगर तुमने बायोलॉजी ले ली और नीट क्लियर करने का सपना देखा, तब तो तुमको ये 100% पूछा जाएगा तुम्हारे नीट एग्जाम में। अभी पूछा जा सकता है, लेकिन 50-50 चांसेस है, पूछेगा भी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर तुमने धोखे से ये सोच लिया कि आई विल बी बिकम इन डॉक्टर इन फ्यूचर, तब तो तुमको ये याद करना ही पड़ेगा, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, चलो बताते हैं इसको नोट कर लो। तो ये हो गया, ठीक है, इंसेक्ट हो गया। अब इंसेक्ट के साथ साथ अब आ जाओ तुम मैमल्स के पास। मैमल्स मतलब मैमल्स मत लो, तुम ले लो वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में, ऑल वर्टिब्रेट्स। ये याद रखना जरूरी है यार, क्योंकि इसके बगैर काम चलेगा नहीं तुम्हारा। इसमें ले लो किडनी, बस इतनी सी बातें याद रखोगे तो तुम्हारा काम चलता रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमको मालूम है कि यार तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मजबूरी ये है कि इनके बगैर तुम्हारा काम भी नहीं चलेगा। अब बोलना सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सब कुछ है बाबू, लेकिन समस्या ये है कि ये सब चीजें तुमको हिडन फॉर्म में है, तो तुमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तुम इतने भी छोटे क्लास में नहीं हो कि ए फॉर एप्पल पढ़ा के काम चल जाएगा। ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर आंट भी होता है, ए फॉर एस भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब वो बात अलग है कि तुमने बचपन से ए फॉर एप्पल ही पढ़ा है, तो एप्पल भी नहीं है, एप्पल के अलावा बहुत कुछ जानना है तुमको, इसलिए सब बताना पड़ता है। चलो खैर, अब देखो ये नाइट्रोजनस वेस्ट के टाइप्स मैंने लिखे हैं। अब इसमें ज्यादा मैं तुमको नहीं बताऊंगा कुछ भी। नाइट्रोजनस वेस्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अमोनोटिलिक होते हैं, यूरियोटिलिक होते हैं, यूरिकोटिलिक होते हैं। अमोनोटिलिक कौन होते हैं भैया? अमोनोटिलिक वो होते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं। अमोनोटिलिक कौन होते हैं? अमोनिया रिलीज करने वाले होते हैं। अमोनिया रिलीज करने वाले अमोनोटिलिक होते हैं। यूरियोटिलिक कौन होता है? यूरियोटिलिक करने वाले यूरिया वाले यूरियोटिलिक, और यूरिक एसिड रिलीज करने वाले यूरिकोटिलिक होते हैं। अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक, यूरिकोटिलिक, अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक और यूरिकोटिलिक। तो अमोनो मतलब अमोनिया, यूरियो मतलब यूरिया, और यूरिको मतलब यूरिक एसिड। तो अब इसमें एग्जांपल याद रखो। अमोनोटिलिक कौन है बेटा? अमोनोटिलिक कौन है? अमोनोटिलिक अमीबा हो गया, फिशेस ले लो, फिश ले लो, ठीक, अमोनोटिलिक। यूरियोटिलिक कौन है बाबू? यूरियोटिलिक कौन है? यूरियोटिलिक में मैमल्स ले लो, हम लोग हैं, ठीक। और यूरिक एसिड में तुम बर्ड्स ले लो। यूरिकोटिलिक में तुम किसको ले लो? बर्ड्स और रेप्टाइल को ले लो, बर्ड्स प्लस रेप्टाइल ले लो। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? समझ में आया?
नहीं समझ में आया? आ गया। अरे भाई 3 टाइप के लोग होते हैं एक्सक्रीशन में। एक अमोनोटिलिक। अमोनोटिलिक कौन है? जो अमोनिया रिलीज कर रहा है। कौन है? फिशेज हैं। यूरियोटिलिक कौन है? जो यूरिया रिलीज कर रहा है। कौन है? मैमल्स हैं, हम लोग हैं। यूरिकोटिलिक क्या है? जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा है। उसमें कौन आ गया? बर्ड्स और रेप्टाइल आ गया। इतनी सी बात याद नहीं रहेगी, ठीक। अब अमोनिया देखो मैंने तुमको तुम्हारे सामने लिख दिया, तो अमोनिया को तुम याद रखोगे। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम पढ़ाएं तुमको, या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा, तो तुम्हें 2-3 चीजें जाननी है। क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहली बात तो ये आ रही कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आखिरकार क्या है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो तुम्हें आंसर मिल गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड हमारी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी किडनी। ये अब सवाल ये आ रहा है कि ये है कहां। है कहां? तो पोजीशन क्या है किडनी की, लोकेशन क्या है किडनी की? तो कोई यहां हाथ बता रहा है, कोई यहां बता रहा है। देखो ना, घुटने में ना चली गई हो तुम्हारी किडनी। तो लोकेशन क्या है किडनी की? सबसे पहली चीज तो यही आ गई। तो भैया लोकेशन ऑफ द किडनी लिखोगे बिटवीन थोरैकिक 12 से लेकर के L3 नंबर 3 बिटवीन थोरैकिक 12 से L3। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया, ये क्या बवाल है। देखो हड्डियों की संख्या है, फिक्स है हमारी बॉडी में 206। अब हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी बैकबोन की, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम को देखोगे तो कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने जा रहे हैं। गर्दन वाले स्ट्रक्चर को सर्वाइकल्स बोलते हैं, इसमें 7 हड्डियां होती हैं। चेस्ट वाले रीजन पे आओगे तो थोरैकिक है। ऐसे समझो, ये हम पीछे घूम गए, अब दिख रहा, ये गर्दन दिख रही मेरी। तो गर्दन पे जो हड्डियां हैं इनमें इनकी संख्या 7 है, इसको थोरैकिक बोलते हैं। फिर ये यहां से लेकर के यहां तक जब आओगे तो ये जो एरिया, ये वाली जो बैकबोन चल रही, जहां ये पेंसिल दिख रही है, इस वाली बैकबोन को थोरैकिक बैकबोन बोलते हैं और इसकी संख्या 12 होती है। फिर इस वाले स्ट्रक्चर पे आओगे, खासकर जहां पे जितने में ये पेन रखा है मैंने, सिर्फ जितने में ये पेन रखा है इतने स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये लंबर का स्ट्रक्चर है, इसकी संख्या 5 होती है। और फिर नीचे आओगे जहां पर तुम बेल्ट बांधते हो, इस जगह पर आओगे तो यहां पर कॉक्सिक्स सैक्रम पाया जाता है। तो अब समझ में आ रहा है, C7 होती है, C7 होंगी, TH12 होंगी, लंबर 5 होंगी, सैक्रम कॉक्सिक एक होगी, फ्यूज हो जाती हैं। तो ये पोजीशन हो गई, थोरैकिक 12 से लेकर के लंबर 3 के बीच में पाई जाएगी। अब इसका रंग कैसा होता है ये भी जान लो। तो भाई साहब इसका रंग होता है रेडिश ब्राउन कलर का। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का रंग होता है। तीसरा एक पॉइंट आता है कि साहब ये होती किस शेप की है, तो बीन शेप लिख लो यार। साइज पूछ लेगा, इसका शेप कैसा होता है बालकों, तो बीन शेप होता है। बीन जिसको राजमा बोलते हो तुम, सांप बजाने वाली बीन नहीं, राजमा वाली। साइज कितना होता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तुम साइज में क्या लिखोगे? तुम साइज में 2-4 बातें लिख देना, लंबी कितनी है, मोटी कितनी है, चौड़ी कितनी है। तो L इंटू बी इंटू एच लिख लो। हम L इंटू बी इंटू एच नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे लिख रहे 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी चौड़ी और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। अब एक सवाल और आता है कि साहब इसका वजन कितना होता है, तो तुम लिखोगे 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक हो सकती है। क्लियर? डाउट नहीं? अच्छी बात है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें स्ट्रक्चर में इसमें 2-3 चीजें दिख जाएंगी। क्या दिख जाएंगी? ये देखो, ये रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी। अब स्ट्रक्चर तो हमने तुमको दिखाया ही नहीं यार, स्ट्रक्चर हो सकता है इसके आगे हो। हाँ आगे है। अब ये कुछ दूसरे ऑर्गन है जिनसे एक्सक्रीशन होता है। देखो भैया किडनी तो है ही है, किडनी तो एक्सक्रीशन कर ही रही है, इसके अलावा स्किन भी कर रही। कैसे कर रही है पूछ रहा है, तो भैया स्वेट के फॉर्म में कर रही। पसीना आता है कि नहीं आता है? स्वेट नहीं गधे, स्वेट। लिवर से
लिवर से टॉक्सिक निकलते हैं, किस रूप में? बाइल सॉल्ट के, सॉरी बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के रूप में। याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ाया था, बताया था बिलिरुबिन रुबिन प्लस बिलीवर्डिन। याद करो डाइजेशन जब पढ़ाया था तब बताया था तुमको हमने ये सब बातें। और लंग से तो तुम CO2 निकाल रहे हो, यहीं बैठे बैठे इतनी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तुम छोड़ चुके हो, पता नहीं कितनी ऑक्सीजन ले चुके हो और पता नहीं क्या क्या छोड़ चुके हो। ठीक है, चलो ये हो गया। ये लंग्स है, लंग्स से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। इससे क्या निकलेंगे? टॉक्सिक निकलेगा। इससे क्या निकलेगा भैया? इससे तुम्हारा निकलेगा पसीना, खून और पसीने की कमाई है। चलो, ये तुम्हारी किडनी का स्ट्रक्चर है, बहुत सुंदर सी किडनी है। देखो भाई, किडनी के अंदर चलने से पहले किडनी को जानना बड़ा जरूरी है। किडनी को जब जानोगे तो किडनी की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दे रखी है। अब किडनी के अंदर चलो, तो किडनी के अंदर दो बातें तुमको बताते हैं। एक तो किडनी के अंदर और किडनी का बाहर का पार्ट। तो बाहर का पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स, ऐसे याद रखो, C फॉर कॉर्नर और C फॉर कॉर्टेक्स। तो कॉर्नर का एरिया क्या कहलाया? कॉर्टेक्स। और M फॉर मिडिल और M फॉर मेडुला, मतलब बीच वाला एरिया मेडुला, किनारे वाला एरिया उसका पेरीफेरल एरिया कॉर्टेक्स। शायद लिखा होगा हमने, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन लिखा जरूर होगा। ये देखो कॉर्टेक्स आ गया, तो मेडुला भी कहीं होगा यार, फिर तो मेडुला कहीं दिख रहा है क्या? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मेडुला भी दिखा देंगे। ये बीच का एरिया मेडुला है, ये वाला एरिया, ये वाला। अब तुमको इसमें कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखे? नहीं दिख रहे? दिख तो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को नेफ्रॉन बोलते हैं बेटा। इनको क्या बोलते हैं? एक्चुअली इनको मेडुलरी पिरामिड नाम देते हैं। एक्चुअल में इनका नाम मेडुलरी पिरामिड है। क्यों? मेडुलर रीजन में है और पिरामिड शेप के, इसलिए इनका नाम मेडुलरी पिरामिड देते हैं। और मेडुलरी पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, ये यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन की यूनिट क्या है? तो तुम बताओगे नेफ्रॉन। क्या बताओगे? नेफ्रॉन बता देना, ठीक है। इसके बाद ये रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ये सूसू वाली पाइपलाइन है, बहुत जोर से सूसू आ रही है, देखो इनको, ये यूरेटर है, ये कहां जा रहा है? ये सूसू करने जा रहा होगा। ये माइनर कैलेक्स है, ये रीनल बर्टनी ऑफ कॉलम्स है, बीच बीच में रीनल बर्टनी ऑफ कॉलम्स है। यहाँ पर ये जो पीले वाले दिख रहे हैं तुमको, ये रीनल बर्टनी ऑफ कॉलम्स है। ऐसे बस डायग्राम याद रखो, बाकी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का अगर पूरा डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरह से तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्या है? ये अरोटा हो गई, ये इंफीरियर वेना कावा, ऊपर से आ रही सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो चॉकलेट रंग की, ब्राउन रंग की किडनी लगी हुई है, किडनी से एक पाइप निकला है, इसको यूरेटर बोलते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ये कितना लंबा होगा? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये यूरेटर जो है हमारे, एक ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर है और ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। इसमें आकर के यूरिन इकट्ठा हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। इतनी सी बात है इसमें भी। क्लियर? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है। तो अब और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको। अब ये सारी चीजें तो सब समझ में आ गई हैं। तो अब इसके आगे देखो क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। फंक्शन ऑफ किडनी में रिमूवल ऑफ वेस्ट। देखो आगे डेफिनेशन जो मैंने लिखा था, मेटाबॉलिक वेस्टेज एंड मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी, और वाटर सॉल्ट बैलेंस भी बनाता है ये। तो भैया किडनी में नेफ्रॉन बहुत सारे काम करता है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तुमको देखना पड़ेगा, बगैर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखे हुए तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दो तीन चीजें दिखाई देंगी। क्या क्या दिखाई देने वाली है, जरा देख लो। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हमें नहीं पता, लेकिन एक स्ट्रक्चर हम तुमको बना के दिखा रहे हैं, उसमें 100% समझ में आ जाएगा। देखो किडनी नहीं, नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ही सिंपल सा बनाते हैं तुम्हारे लिए और तुमको 100% समझाने की कोशिश भी करेंगे। देखो भाई, ये क्या सांप जैसा बन रहा है? कुछ तो बनाया है मैंने सांप जैसा।
अब तुम्हारे लिए सांप है तो मैं क्या करूं, लेकिन सांप नहीं है बाबू, ये तुम्हारी एक्सक्रीटरी यूनिट है जिसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और इसी से तुम्हारी सूसू जो है वो बाहर भी जाती है। और ये बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अब स्ट्रक्चर तुम्हारे अपने समझने भर के लिए बना रहा हूं मैं, और किसी को नहीं समझाना है, और किसी को समझाओगे तो तुम पागल हो सकते हो, इसलिए सावधानी ही बचाव है। बन गया, खत्म। हाँ भैया यही है, और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखो देखो, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, इसमें एक और वो चीज दिखा दें यार, इसमें एक दो चीजें और दिखानी है। यहां से एक पाइप आया, इधर गया, ठीक है, और ऐसे होते हुए एक पाइप इधर बाहर निकल गया। बस ऐसे याद रख लो, और तुम कुछ याद रखो या ना याद रखो कोई दिक्कत नहीं हमको। अब आओ लेवलिंग में। तो लेवलिंग में जब आओगे तो तुमको एक दो चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रहा है वो मैं तुमको बता देता हूं भाई साहब। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। नाम लिख लो, यहां पर लिखे दे रहा हूं, एफरेंट आर्टियोल, ट्रियोल। और इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। इधर से आएगा, इधर से जाएगा, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। ठीक, एक को बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, एक को बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। अब एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल के जब अंदर चलोगे तो तुमको दो तीन चीजें दिखाई देने जा रही हैं। क्या क्या? ये जो है ये इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस या बाउमेन कैप्सूल। ऐसे ही नाम रखो, बाउमेन कैप्सूल याद रखोगे तुमको सब याद रहेगा। इसका नाम क्या दे दिया हमने? बाउमेन कैप्सूल। अब होते हैं बहुत सारे नाम है, ग्लोमेरुलस भी है, लेकिन अभी तुमको इतना नहीं पढ़ना है। ठीक, ये बेटा कौन है? ये है पीसीटी। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लिख दूं? लिख दूंगा अभी, ठीक है। ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है। ये क्या है? लूप ऑफ हेनले है। लिख दूं? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इसको एचएल बोल देते हैं हम तो। तुम क्या बोलोगे पता नहीं, लेकिन हम तो लूप ऑफ हेनले ही बोलते हैं और एचएल बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले। ये कौन है? ये डीसीटी है। ये कौन है बेटा? ये सीडी है, ये सीडी। अब इसके पूरे नाम लिख लो ताकि तुमको याद रहे। पहला मैंने क्या बोला? क्या लिखा? एलसीटी बोल दिया। पीसीटी बेटा, पीसीटी। इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक, डीसीटी का नाम पूरा लिख देते हैं, इधर जगह है उधर जगह नहीं थी। इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और एक नाम और बचा सी डी, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है? कलेक्टिंग डक्ट नाम है। इतना सा स्ट्रक्चर याद रखो, बाकी तुमको कुछ भी नहीं याद करना है। बना लो, समझ लो। समझाना तो समझा दिया, तुम बना लो बस। तुम बना लो। ठीक, यूनिट ऑफ किडनी होते हैं। चलो, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कुछ स्ट्रक्चर्स तुमको दिखाए हमने अब बना करके। जो चीज मैंने बनाई थी वही चीज यहां पर आ गई है। क्या है? मेल्पिजियन कार्पेसेल्स हैं। अब मैंने बोला था ना मेल्पिजियन कार्पेसेल आएंगे, तो ये कहां होंगे? ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल के बीच में होंगे। ये देखो, फिर ग्लोमेरुलस है,
ग्लोमेरुलस क्या, कैपिलरी का बंच है इनसाइड द बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस मैं तुमको दिखा दूं क्या, इसमें ग्लोमेरुलस दिखाऊं? ये ग्लोमेरुलस है, ओहो ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस ये है ग्लोमेरुलस, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर बॉमन कैप्सूल का स्ट्रक्चर तुमने देख लिया पूरा, बॉमन कैप्सूल देखा कि नहीं देखा, बॉमन कैप्सूल हो गया पूरा ये। फिर रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल में 3 पार्ट हैं, पीसीटी, डीसीटी और सीडी। तो देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और सीडी नहीं लिखा, सीडी का मतलब कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट भी होगी, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट भी हो जाएगी। अब इसका काम क्या है, इसका काम है बेटा फिल्ट्रेशन करना, कि इसका क्या काम है, फिल्ट्रेशन करना। अब ये फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन करेगा कौन करेगा, किडनी नहीं, नेफ्रॉन करेगा। तो नेफ्रॉन जब फिल्ट्रेशन करेगा तो नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट होगा, बहुत सारी चीजें फिल्ट्रेट होंगी, और फिल्ट्रेट होने के बाद देखो लिखा भी है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट द डी, क्या लिखा, डी प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा कंटेनिंग माइक्रोमोलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये सारी चीजें ये एक्सक्रीट कर देगा, और बचा हुआ जो है वो पानी, जो सॉरी पानी कह रहा हूं, हाँ पानी मान लो, वो यूरिन के रूप में बाहर की तरफ निकल जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल है वो सब निकल जाएंगे पानी के साथ में, ठीक। अब सिक्रीशन है, ये देखो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन तुमको दे रखा है। तो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन को अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको 2-3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बगैर इसके तो काम नहीं चलेगा। मतलब ये है कहने का कि जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है, ऐसे समझ लो। कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं वो मैं तुमको बता देता हूं। हेडिंग डालो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर मैं तुमको बताता हूं, मैं लिख दूंगा अलग से, ठीक है। डालो हेडिंग, डायग्राम बनाना है, लो बना लो, ये वाला नहीं, कहां गया डायग्राम, ये वाला लो बना लो, इसमें कुछ है थोड़े, बना लो जल्दी से, हटे यार, बन गया। चलो अब देखते हैं जरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन मैकेनिज्म देखते हैं सीधे सीधे, और कुछ नहीं देखते हैं यार। तो यूरिन मैकेनिज्म के लिए एक डायग्राम हम ही बना के दिखा देते हैं तुमको। यूरिन मैकेनिज्म, पॉइंट लिख लो, यूरिन मैकेनिज्म, या यूरिन फॉर्मेशन लिखो ना, सीधे सीधे मैकेनिज्म क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। देखो बेटा, ये यूरिन जो फॉर्मेशन हो रही है वो 3 स्टेप में हो रही है। पहला, जिसको तुम बोलते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोल दो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं बोल पा रहे हो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल दो, ग्लोमेरुलस नहीं बोल पा रहे हो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब ये कैसे होता है ये सब तुम मत जानना, बस होता है ये जान लो। दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है, लिखेंगे तब बताएंगे, रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सिक्रीशन। ये 3 स्टेप होते हैं, और इन 3 स्टेप से यूरिन फॉर्मेशन होगा। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है क्या नहीं होता है ये तुमको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में तुमको थोड़ी सी बात, तो तुमको मत जानो यार ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है क्या नहीं होता वो सब मत जानो, बस तुम इतना जान लो स्टेप्स होते हैं, बस इतनी सी बात याद रखो। अब चलते हैं तुम्हारी स्लाइड्स पे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, अच्छा तुमको बताना पड़ेगा, देखो मैं बता ही देता हूं, चलो। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, थोड़ा सा जान लो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में, ज्यादा मत जानो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला था ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नाम बता रहा, एक तो फिल्ट्रेशन और दूसरा उसके ऊपर अल्ट्रा वर्ड लग गया। तो अल्ट्रा का मतलब एक एक चीज बहुत नाप करके छान करके दी जाएगी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तुम ऐसे समझो, मैं तुमको क्या बताऊं यार, इसमें तुम ये समझ लो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कि कैसे बोलूं यार तुमको, तुम ये समझो 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट होता है बॉडी से, ऐसे समझो। कितना फिल्ट्रेट हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट हो रहा है, पर मिनट।
पर मिनट फिल्ट्रेट हो रहा है, पर मिनट। तो एक दिन में कितना होगा? तो 125 इंटू 24 घंटे कर लो, नहीं कर लोगे? 24 घंटे कर लो, मतलब कि 60 इंटू 24। जब ये करोगे तो 180 लीटर एक दिन में यूरिन बनेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, चौंकने वाली बात नहीं है ये। इतना तो तुम सूसू पानी भी नहीं पीते हो भाई साहब। 180 लीटर की तो टंकी होती है जो तुम्हारी छत पे रखी है। हाँ, ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कमाल। अब इस 180 लीटर में 99.2% जो है ये हो जाएगा रीएब्जॉर्ब। क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और 0.7% जो होगा वो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यूरिन बनेगी। मतलब एक दिन में लगभग 1.5 लीटर से लेकर के लगभग 2 लीटर यूरिन पर डे तुम्हारी बॉडी में बनती है, और वो समय समय पर डिस्चार्ज हो जाती है। इतना समझ लो बस, और इसके अलावा तुमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब रीएब्जॉर्प्शन की बात तुमसे कर लेते हैं, रीएब्जॉर्प्शन की। तो रीएब्जॉर्प्शन में जब आओगे तो रीएब्जॉर्प्शन 2-3 जगह होता है बेटा। रीएब्जॉर्प्शन 2-3 जगह होगा। कहां कहां होगा? एक तो पीसीटी में होगा, फिर दूसरा डीसीटी में होगा, तीसरा लूप ऑफ हेनले में होगा। तो पीसीटी में क्या हो रहा है, डीसीटी में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें होंगी। देखो यहां पर क्या हो रहा है ये मैं तुमको बताता चलता हूं। पीसीटी का पूरा नाम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बताया था। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बताया था तुमको, शायद ना याद हो। ट्यूब्यूल। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो ये जो फिल्ट्रेशन वाला जो बना है ये एक्चुअल में जो है वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करता है ये ब्रश बॉर्डर का बना हुआ है। अब ये क्या है, इसीलिए तो कह रहा था मत जानो यार ज्यादा। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू का बना है, एपिथेलियल टिश्यू का बना है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। और ये जो एक ऐसा ट्यूब है जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करेगा। कितना करेगा यहां पर लिख देता हूं, 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन यही कर लेता है। जी हां, 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन करेगा ये। अब इसमें ये क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को प्लस मिनरल्स को। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात तुम याद रखो, और तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है यार। और क्या करोगे जान करके, है ना? रीअब्जॉर्प्शन। फिर बात करते हैं तुम्हारे एचएल से, मतलब लूप ऑफ हेनले से कितना रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो लूप ऑफ हेनले से कितना रीअब्जॉर्प्शन होगा? रीअब्जॉर्प्शन टेक इन एचएल, रीअब्जॉर्प्शन इन एचएल, रीअब्जॉर्प्शन इन एचएल। एचएल नहीं, लूप ऑफ हेनले ऐसा लिखो ना, लूप ऑफ हेनले सबसे कम होगा। कितना होगा? ओनली 5%, ओनली 5%। 70 से 80% वहां हो गया था पीसीटी में, यहां कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 5% होगा। ठीक है, 5% होगा। अब डीसीटी में आ जाओ, डिस्टल में आ जाओ, ये हो गया। अब आ जाओ डिस्टल में, डीसीटी में। डीसीटी में क्या होगा? डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा यार। जब सब में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसमें भी होगा ना। ये तो लूप, ये क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल्स 3 होती हैं, कौन कौन सी? पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। तो इसमें आओगे तो भैया इसमें 15% होगा सिर्फ। तो 15 से 5 20, और 20 और प्लस 80 हो गया 100। नहीं हो गया। प्लस इसमें एक चीज और लिख लो, इसमें बाइकार्बोनेट्स का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ऑल्सो रीअब्जॉर्प्शन। बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, ऑल्सो रीअब्जॉर्ब।
बस इतनी सी बात याद रखो, बाकी और तुमको कोई भी बात याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो गया। अच्छा, रीएब्जॉर्प्शन उसमें भी जाओगे, कलेक्टिंग डक्ट में भी लिख लोगे, कलेक्टिंग डक्ट में भी लिख लोगे, कलेक्टिंग डक्ट में लिख ही देता हूं, चलो हटाओ, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाओ। रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, ओनली वाटर रीएब्जॉर्ब। ठीक हो गया। 10%, 5%, 2%, ऐसा कुछ नहीं है, बस होता है, इतना याद रखो। अब सिक्रीशन में आ जाओ यार, तो सिक्रीशन में भी यही होगा भैया, रीनल ट्यूब्यूल में ही एब्जॉर्प्शन होगा, रीनल ट्यूब्यूल में ही सिक्रीशन होगा, और कहीं कुछ नहीं होता है। तो सिक्रीशन में आ जाओ जरा, वो भी तुम देख लो, सिक्रीशन को भी समझ लो जरा, सिक्रीशन में क्या बवाल होने वाला है। सिक्रीशन, सिक्रीशन पहला हो गया पीसीटी, बताया था नहीं बताया था? हाँ बताया, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड और कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी में जब आओगे तो पीसीटी में आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होगा, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया ले लो, NH3 ले लो, ये भी होगी रीअब्जॉर्ब, सॉरी सिक्रीशन। फिर लूप ऑफ हेनले में आओगे तो लूप ऑफ हेनले में यूरिया होती है बेटा, लूप ऑफ हेनले। अब देखो यहां पर एक लड़का तैयार चालाकी कर गया, बोला नहीं होता है, होता है और नहीं होता है, दोनों सही है। तो एक लिख लो असेंडिंग और एक लिख लो डिसेंडिंग, ऐसे। अब ये तुम्हारी चालाकी खत्म हो गई, यही तुम पूछना चाह रहे थे, यही बताना है हमको भी। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, तो भैया असेंडिंग में यूरिया होती है। हाँ यही तो तुम पूछना चाह रहे थे और यही हम बताना भी चाह रहे थे तुमको। मेरा भी आंसर सही है और तुम्हारा आंसर भी सही है, नहीं होता है, दोनों आंसर सही हो गए। ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा सवाल था। ठीक है, डीसीटी में आओगे तो H+ आयन में आ जाओ, डीसीटी में आओगे तो H+ आयन, पोटेशियम आयन, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट में आओगे तो कलेक्टिंग डक्ट में हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, हर जगह यही चलेगा। ये सेक्रीशन हो गया। और बताओ इसके अलावा कुछ बचा? नहीं बचा ना। ठीक, ये चीजें बन गई। अब तुम्हारी किताब में क्या दिया है वो जरा देख लेते हैं। मेल्पिजियन छोड़ दो, ये रीअब्जॉर्प्शन है, ये देखो वही सब लिखा हुआ है, ये देखो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ये वो सब यही सब लिखा हुआ, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद तुम ले लो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ले लो, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन ले लो, वो भी बता देता हूं तुमको मैं। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देखो पहले तो तुम्हारी हो गई किडनी, हाँ या ना? क्या निकालेगा? यूरिन। कितना निकालेगा? 1.5 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर प्रतिदिन। दूसरा हो गया लंग्स, क्या निकालेगा? CO2। कितना निकालेगा? 200 ml। बताओ पर मिनट या पर डे? पर मिनट बेटा, पर मिनट, पर मिनट। फिर लीवर क्या निकालेगा? बताया था शायद, हाँ बता चुके हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलरुबिन, रूबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। ठीक, इसके अलावा क्या बताया था? स्वेट ग्लैंड बताया था बेटा, स्वेट ग्लैंड बताया था। क्या है? स्वेट निकलेगा ना भैया, स्वेट से स्वेट ही निकलेगा, और क्या निकलेगा? और वो भी गर्मियों में निकलेगा, सर्दियों में नहीं निकलेगा, परेशान ना होना इससे ज्यादा कि सर्दियों में निकलेगा। ठीक है, अब यूरिन के बारे में तुमसे थोड़ी सी बात कर ले जाए, यूरिन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अलग से। यूरिन, यूरिन
वॉल्यूम कितना बना एक दिन में, बोलो? बिल्कुल सही, 1.5 लीटर से लगभग 2 लीटर पर डे बना। सही है। किस रंग का होता है, कलर क्या होता है यूरिन का? लाइट पेल येलो कलर होता है, लाइट पेल येलो कलर होता है। ठीक, एक और सवाल, पीएच बेटा कितना होगा? भाई यूरिन है ना, तो पीएच होगा, तो पीएच कितना होगा? 6 होगा, स्लाइटली एसिड होगा। पीएच कितना होगा? 6.0। कैसा होता है? स्लाइटली एसिड होगा, स्लाइटली एसिड होगा। ठीक, और अच्छा, ये पीला क्यों होता है ये लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। पिगमेंट होता है बेटा, और कुछ नहीं होता है। हाँ, ये क्वेश्चन बन जाएगा, अच्छी बात है, बना लो। ठीक, बन गया। एक और लिख लो, यूरिया कितनी निकलेगी? तो भाई साहब 25 से 30 ग्राम यूरिया निकल जाती है बॉडी से, एक्सक्रीट कर जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, फ्रॉम यूरिन लिखो ना, फ्रॉम यूरिन। बस इतनी सी बात नोट करनी थी तुमको, समझ में आ गया? अब बोरियत नहीं महसूस होगी, अच्छा लग रहा होगा। अब देख लेते हैं तुम्हारे डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर होंगे छोटे मोटे, वो भी देख लेते हैं। ये डिसऑर्डर है, हीमोडायलिसिस है, बोला किडनी जब खराब होती है तो हीमोडायलिसिस करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, रीनल फेल्योर कर लो। रीनल फेल्योर मतलब किडनी फेल हो गई। तीनों सारी चीजें जो है किडनी से ही रिलेटेड हैं। और तुम इसमें देख लो क्या क्या है तुम्हारे सामने, 2-3 चीजें हैं बस, ज्यादा नहीं है। क्या है? आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं इसको, विच रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ब्लड थ्रू द डायलिसिस। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं भैया, बहुत से लोग में किडनी खराब हो जाती पूरी, तो भैया कोई जिसको दान में मिल गई उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवा लिया। उसके बाद रीनल फेल्योर का एक रीनल, भाई किडनी फेल हो गई तो उसके 2 मेथड से इसको डिवाइस को सॉल्व कर दिया गया, बस इतनी सी बात है तुम्हारे। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन यूनिट भैया नेफ्रॉन होते हैं और कोई नहीं होता। न्यूरॉन्स तो ब्रेन में होता है, यूरेथ्रा छोड़ दो, यूरेटर छोड़ दो, एनसीईआरटी एग्जांपल है। फिर एक डायग्राम बनाना है किडनी का, तो तुम बना लोगे डायग्राम किडनी का? ऐसे बना करके दिखा देना, ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है। ये हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया मेडुला, ठीक है। इसमें यहां पर दिखा दोगे वो पिरामिड, पिरामिड पिरामिड बना लोगे, हमें मालूम है, बना लोगे। ठीक, अब एक ये होमवर्क दिया है, क्या है? नेम ऑफ द ऑर्गन दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अरे भैया ऑर्गन का नाम पूछ रहा, किडनी बताना, और क्या बताओगे? हार्ट थोड़े बता दोगे। फिर डिस्क्राइब द यूरिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, पूरा डिस्क्राइब कर देना, 3 स्टेप बताए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, वो तुम कर देना। सीबीएसई में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, लो इसमें 3 पॉइंट बता दोगे। क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, यही बताना है तुमको, और कुछ थोड़े अलग से जादू थोड़े बता दोगे। और सिक्रीशन, इसका स्टेप मैंने लिखवाया है, वो तुम लिख देना, 2020 का क्वेश्चन है ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टोर यूरिन, यूरिन कहां स्टोर होता है? भैया किडनी में बनता है, यूरेथ्रा से पास होगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, ये बनाओगे आंसर। फिर डिफाइन द एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, बन गया। नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी प्रेजेंट, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। ये सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई के क्वेश्चन है, देख लो, तुम्हारे सामने रखे हैं, हमारे सामने तो ही है। फिर पूछ रहा है कि एक डायग्राम बनाओ एनसीईआरटी से ह्यूमन का और लेबल कर दो, कर देना। उसमें फॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन अलोंग विद द ट्यूब्स, ट्यूब्स पूछ रहा है, तो ट्यूब्स में तुम क्या लिखोगे? पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और यहां पर लिखोगे लूप ऑफ हिनले। और स्टोर यूरिन पास्ड आउट, ये तुम बता दोगे। स्टोर अंटिल, स्टोर अंटिल कहां होगा? स्टोर अंटिल में यूरिनरी ब्लैडर एग्जांपल ले लो, यूरिनरी ब्लैडर, ये मैं तुमको इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम आसानी से कर ले जाओ चैप्टर को। ठीक, फिर चूज द करेक्ट पाथवे, भैया क्या है पाथवे? किडनी से यूरेटर में आया, यूरेटर से यूरेथ्रा में आया, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में आया।
फिर क्या करा, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से यूरेटर में, फिर करा किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, किडनी यूरिनरी ब्लैडर से किडनी, किडनी से यूरेटर। ये तो गलत है, तो सही क्या है भैया, किडनी से कौन आता है, किडनी से यूरेटर आता है। तो किडनी से यूरेटर देखो कहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, किडनी से यूरेटर कहीं दिख रहा है तुमको, किडनी से यूरेटर देखो, बाकी को छोड़ देना। एक ये ऑप्शन बना, ये किडनी, ये किडनी, तो ये वाला गलत हो गया, यूरेटर यहां पे भी, यूरेटर यहां पे भी। अब यूरेटर से कहां जाओगे, यूरेटर से जाओगे तुम यूरिनरी ब्लैडर पे, तो यूरिनरी ब्लैडर यहां पे यूरेथ्रा, गलत हो गया। तो ये आंसर बना तुम्हारा, एनसीईआरटी एग्जांपल है। ठीक, एक क्वेश्चन और लास्ट में है, क्या होमवर्क है, लॉन्ग क्वेश्चन है। नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, 2020 के एग्जाम में टर्म 1 में देख लो पूछा गया। फिर यूरिन को बनाना है, वो पूछा गया। फिर व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीच द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, 3 तरीके बताए थे, वो तुम कर ले जाओ। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पूछ रहा है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन तुमको बना के दिखाया, तुम करके दिखा देना। इसी के साथ में ये चैप्टर भी तुम्हारा हो गया खत्म, और इसके साथ में लाइफ प्रोसेस नाम का जो चैप्टर था उसका हो गया द एंड। अब बताओ तुम्हारे मन में कोई सवाल है? नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व हो गए? हो गए। पढ़ाई लिखाई, सर्दियां खत्म, छुट्टियां खत्म, स्कूल चालू, प्रैक्टिकल्स शायद होते हैं थोड़े बहुत, प्लस अब भैया बोर्ड की तैयारी कर लो, क्योंकि अब पेपर आ गए हैं बगल में, शायद 17 फरवरी से पेपर है आई थिंक, मुझे जो पता है। तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, बस तैयारी कर लो फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और मुझे चाहिए 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, बाय बाय।